नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन देवधर। Today we shall discuss the type of factor. In the earlier videos, we have discussed about the factoring, about the reverse factoring in one another video, and today we shall discuss the type. So let me remind, or we have to recap that what is factoring. So factoring is the funding of account receivables against assignment in favor of a मीन्स एक आदमी जो अपनी सेल करता है उधार, उसे बायर से पैसा लेना मीन्स उसके बैलेंस शीट में डेटर्स खड़े हैं, रिसीवेबल्स खड़े हैं। उन रिसीवेबल्स को वह फैक्टर को दे देता है, बेच देता है, डिस्काउंट में दे देता है या उनको डिस्काउंट करा लेता है बाई असाइनमेंट इन फेवर ऑफ फैक्टर। सो बाय डूइंग दिस उसकी क्या है, उसको इंस्टेंट लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। जो पैसा उसको 90 दिन बाद आना था, 120 दिन बाद आना था, 150 दिन बाद आना था, एज पर दी क्रेडिट टर्म्स, वो उसको थोड़े से डिस्काउंट दे करके बैंक के द्वारा इमीडिएट मिल जाता है। इमीडिएट लिक्विडिटी हो जाती है उसकी, और बिजनेस कंटिन्यूटी भी उसकी विदाउट डिसरप्शन रहती है। सो असाधारण शब्दों में ये एक रिसीवेबल मैनेजमेंट है कि वह अपने एक बिजनेसमैन, एक सेलर अपने रिसीवेबल्स को बैंक के माध्यम से उसको लिक्विडेट कर लेता है, थोड़ा डिस्काउंट दे करके या थोड़ा इंटरेस्ट दे करके। और इट इज ए फाइनेंसिंग सर्विस डिजाइन टू एसिलेट द सेलर्स कैश। तो यदि उसका फालतू कैश नहीं है, कहाँ से कैश लाएगा? 90 दिन, 150 दिन तक उसे अपना प्रोडक्शन जारी रखना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पेमेंट देना है, और तरह की टूट-फूट हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो विदाउट कैश नथिंग कैन बी डन, बिजनेस कैन हैव द सेटबैक विदाउट द कैश। So in this process, the seller increases his purchasing power, उसका प्रोडक्शन चलता रहता है, सेल्स टर्नओवर चलती रहती है, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। सो डिफरेंट फैक्टरिंग होती है। नंबर वन डोमेस्टिक फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, वेंडर फैक्टरिंग। सो व्हाट इज दिस? तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग में जो प्रोसेस है और फैक्टरिंग है, वो अकाउंट रिसीवेबल जब जनरेट होते हैं, वो उस सेल के ऊपर होते हैं जो कि सेल विद इन इंडिया का कही जाती है। मीन्स सेलर असाइंस टू द फैक्टर द अकाउंट रिसीवेबल अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स टू द बायर्स विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री मीन्स इंडिया से बाहर नहीं जाएगी। ऑन एन ओपन अकाउंट टर्म्स and receives payment there against the extent of 80 to 90% from the factor dependent upon the credit। तो उसकी सेलर की बैंक की नजर में गुडविल कितनी है, मार्केट में गुडविल कितनी है, उसके कमिटमेंट्स क्या हैं, उसकी स्टैंडिंग क्या है, बिजनेस की साइकिल क्या है, तो उसके बेसिस पे उसको 80 टू 90% तक फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है ऑन एंड ओपन अकाउंट। So these are the characteristics of domestic factoring receivables, that seller's performance obligations should be completed before availing the funds। कि सेलर ने जो पैसा लेना है अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कराने के लिए, तो सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, सारी चीजें
उसकी पहले पूरी होनी चाहिए। मतलब जो माल डिलीवर हो जाना चाहिए और फंडिंग के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो देयर शुड बी कंटिन्यूअस सेल्स फ्लो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस विद द सेम बायर और सेट ऑफ बायर्स। तो उसके बायर्स जो हैं वो रिपीटेड होनी चाहिए, वही बार बार उससे माल लेना चाहिए और उसकी पेमेंट टर्म्स भी थोड़ी की थोड़ी कोरोबोरेट होनी चाहिए कि उसके बायर ने जो माल लिया है उसका पैसा टाइम पर दिया है, नहीं दिया है, तो उसकी कितने साल की हिस्ट्री है लगातार, वह परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है, उसने डिले किया है या टाइम पर दिया है। तो जैसे जैसे वो टाइम पर देता है तो उसकी गुडविल जनरेट होती है। तो क्रेडिट टर्म्स इसमें जो होती हैं वो 30 से 180 दिन तक बैंक कंसिडर करते हैं एज पर दी क्रेडिट टर्म्स। So transaction between two parties should be an open account terms and credit sales to the buyer to be assigned to the lender on a continuous basis once the factoring arrangement is in place. So लेंडर को कंटिन्यूस बेसिस पे जो सेल आ रही है, जो रिसीवेबल्स आ रहे हैं, वह असाइन होने चाहिए अगर वो पहला वो लगातार इस फैसिलिटी को लेना चाहता है। सो एक दो बार हमने बीच में देखा कि वर्ड आया है ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट, so what is this? So open accounts are the trade finance solutions with open accounts where goods are shipped by the seller and received by the purchaser before payment for the goods is made or becomes means ये उधार की सेल है। एक आदमी ने कहा भी मैं बायर ने कहा भी आप मुझे माल दे दीजिए, मैं आपको 90 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। तो माल डिलीवर हो जाना चाहिए सेलर की तरफ से, परचेजर को रिसीव हो जाना चाहिए, बिल जनरेट हो जाना चाहिए, बायर को वो बिल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं इसको पे करूंगा। So payment of the purchaser for transaction is then tightly due within 90 days to 180 days as per the agreement. तो इस टाइप का एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए कि ये पेमेंट कितने दिन के बाद हो। अनदर इज एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। सो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में जैसे हमने देखा डोमेस्टिक फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर होती है, दो देशों के बीच में होती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच। तो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज द प्रोसेस वेयर ए लेंडर और ए फैक्टर बाइज कंपनी रिसीवेबल्स एट रिस्क। एक आदमी ने हिंदुस्तान से बाहर चीज एक्सपोर्ट करी, मान लो जर्मनी में करी, यूके में करी और जगह करी, तो जो उसके रिसीवेबल्स हुए, जो उसके डेटर्स खड़े हुए, वो फैक्टर उसको डिस्काउंट में लेता है और बदले में उसको पैसा। तो इसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं कि फैक्टर क्या क्या काम करता है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अदर। तो फैक्टर उसके रिसीवेबल्स के ऊपर जो उसके अदर कंट्रीज में है उसके ऊपर ट्रैक करता है, कलेक्ट करता है और फाइनेंस करता है एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल बाई प्रोवाइडिंग दी क्रेडिट इंश्योरेंस। और इसके अंदर जो क्रेडिट को इंश्योरेंस में होता है एक किस्म से कस्टमर का, वो भी प्रोवाइड हो जाता है। सो एक्सपोर्ट फैक्टरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? कस्टमर अपना पैसा दे रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, नहीं खरीदने वाला नहीं खरीद रहा है। बायर को और सेलर के बीच में बैंक को पढ़ने की क्या जरूरत है? व्हाट बैंक इज फैसिलिटेटिंग। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के अंदर वेरियस रिस्क हैं और चैलेंजेस हैं कि रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ नॉन पेमेंट, पॉलिटिकल रिस्क, कमर्शियल रिस्क, एक्सचेंज कंट्रोल मींस एक आदमी के पास वीजा ही नहीं है, वह बाहर जाने में सक्षम ही नहीं है। मान लो उसने लंदन में सामान बेच दिया, लंदन जाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, वीजा नहीं है, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस हैं।
और वहां से पैसा नहीं आए तो रिस्क बढ़ जाता है। पॉलिटिकल रिस्क है, वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हम हिंदुस्तान का पैसा देना ही नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो सो मेनी ट्रेड इज बार्ड। कमर्शियल रिस्क है कि क्या हालात बनते हैं, वहां से पैसा लेट आता है, सवेर आता है, तो उस टाइप का कमर्शियल रिस्क भी है। और एक्सचेंज कंट्रोल रिस्क है, सडनली करेंसी में उछाल आ जाए या बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए तो भी उसका भी रिस्क रहता है। डिफिकल्टी टू डिस्कवर और अंडरस्टैंड दी बायर्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब हिंदुस्तान में बैठे हुए आदमी को लंदन में बैठे हुए आदमी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन का ज्यादा पता होता है, कम पता होता है, तो उसमें भी डिफिकल्टी रहती है। और बैंक ये सब फाइनेंशियल पोजीशन बताने में सक्षम रहते हैं थ्रू दियर कॉरस्पॉन्डेंसीज। डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दी सोवरेन रिस्क। सोवरेन रिस्क जो होता है, ग्लोबल रिस्क है, उसको आम आदमी की कैपेसिटी में नहीं नापा जा सकता, उसके पास ये ताकत नहीं होती कि वह सोवरेन रिस्क को एस्टिमेट कर सके। उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, जो एफसीआई के मेंबर्स हैं, वह बेहतर असेस करते हैं। Lower realization in respect of sales against LC in as much as the buyer is likely to deduct the cost of establishing LC. तो यदि ये LC के अगेंस्ट भी सिक्योर रहता है, उसके अंदर भी फैक्टर से कम ही पैसा मिलता है। और difficulties due to uniqueness of each geography with respect to currency, banking system, local trade practices, and legal system. We know that लंदन की करेंसी जीबीपी है, यूएस की यूएस डॉलर है, कनाडियन की कनाडियन डॉलर है, रशिया की रूबल है। तो इस टाइप से अलग अलग कंट्री की करेंसीज हैं। बैंकिंग सिस्टम में अलग अलग प्रिकॉशंस रहते हैं, प्रोविजंस रहते हैं। लोकल ट्रेड प्रैक्टिस अलग अलग तरह की रहती है। लीगल सिस्टम में भी आप ज्यादा जानकार नहीं होते, तो ये सब के सब रिस्क हैं। तो इसमें यदि एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का सहारा मिल जाए और कस्टमर को बैठे बैठाए अपने घर में ही उसका 80 to 90% तक पैसा इमीडिएटली मिल जाए, तो उसका बिजनेस चलता रहता है। कस्टमर प्रेफरेंस टू ट्रेड इन लोकल करेंसी। और जो कस्टमर है ज्यादातर लोकल करेंसी में सहज होता है, नहीं तो बाहर की करेंसी मंगाएगा तो उसमें भी उसको एक्सचेंज कन्वर्जन प्राइस देना पड़ेगा। Resistance by most domestic banks to provide the necessary financing on export receivables which arise out of trade and open account terms. तो बहुत सारे बैंक एक्सपोर्ट फैक्टरिंग नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट को फाइनेंस नहीं करते हैं, तो उसमें ये एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज ए अल्टरनेटिव और इज ए गुड फैक्टर। Here, export factoring provides an attractive alternatives where and lender mostly covers credit risk of exporter under two-factor model of FCI. तो FCI एक ग्लोबल कंसर्न है जिसके सभी देशों में बैंकर्स मेंबर बने होते हैं। तो अंडर दिस मॉडल there are four parties involved in the transaction. Number one, exporter, domestic factoring company, foreign factoring company with imported import factor and the customer bank. मीन्स हमारे यहाँ का बैंक इन्वॉल्व होता है फैक्टर, विदेश का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, सेलर इन्वॉल्व होता है और बायर इन्वॉल्व। तो डिफॉल्ट करने की संभावना कम से कम हो जाती है। नाउ थर्ड इज डीलरशिप फैक्टरिंग फैसिलिटी। तो डीलरशिप फैक्टरिंग फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड बाय द फैक्टर to the dealers, means buyers, but of industries within on the basis of the buyers। तो बायर्स को सेलर्स को फैसिलिटी मिलती है। तो फीचर ऑफ डीलर फैक्टरिंग फैसिलिटी दैट डीलरशिप फैक्टरिंग फैसिलिटी विल बी विदाउट recourse, while the facility however become with recourse to the seller in case of any commercial or quality dispute between the seller and the buyer,
or if the invoice is not accepted by the buyer. So factor will consider sanction of dealership factoring facility to the dealers based on strong recommendations of the seller, who are the big industry, and by way of comfort letter backed by the tripartite agreement. So आजकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्यादातर क्या करती हैं, आउटसोर्स करती हैं अपनी सर्विसेज को, अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को, टू मेंटेन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो फैक्टर ने एक एमएसएमई और एसएमई वेंडर्स के लिए ये फैक्टरिंग फैसिलिटी शुरू की है। इसके अंदर जो एसएमईज को फाइनेंस मिलता है, सेलर्स फाइनेंस मिलता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द बायर मिलता है और बायर को इसको पे करना पड़ता है। So factor extend vendor factoring facility to small players in the market, supplying to those corporates having strong financial and external credit. So on the basis of the buyers, on the assurance of the buyer, the money is given to the small, medium enterprises. You can say that it is a reverse factoring. So facility is primarily extended to the vendor with the buyer, usually the industry major, undertaking to settle the funds due on due. So facility sanction to the vendors will be with recourse to them, and the primary liability to pay the invoices which is factored by the factor will be that of the buyer. Means buyer को pay करना है. So this is on the types of factoring. It is a little bit hidden area, and some persons don't know about the factoring. So only big players are into that. So for the academic purpose, it's a very, very good subject that everybody should know about the factoring, what is reverse factoring, what are the types of factor. So everybody should know. I hope the video will be useful for the segments of this. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.